Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of whole general toxicology. एक हमने वीडियो अपलोड की थी चैनल के ऊपर जिसमें हमने तमाम पॉइजन्स की क्लासिफिकेशन को कवर किया था, जिसमें हमने कहा था कि करोसिव्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, इरिटेंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, ठीक हो गया, हिप्नोटिक्स के अंदर है, ठीक है। ये वाला हमने फ्लो चार्ट कवर किया था करोसिव के अंदर, इरिटेंट वाला। तो अगर आपने वो वाला फ्लो चार्ट नहीं देखा तो पहले आप उसको भी देख लेना, इससे भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप उसी फ्लो चार्ट को अपनी बुक के ऊपर लिख लोगे, उसी को तैयार कर लोगे, तो आपका स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी की एक बेस बन जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी जनरल टॉक्सिकोलॉजी की रिवीजन करने वाले हैं। तो अभी से आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल टॉक्सिकोलॉजी कहती है कि टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक के साथ एसोसिएटेड है। 6 सवाल आने हैं फोरेंसिक मेडिसिन से और 3 आने हैं टॉक्सिकोलॉजी से। तो टॉक्सिकोलॉजी वाले पोर्शन से 3 सवाल आने हैं, तो इसका मतलब टॉक्सिकोलॉजी जनरल और स्पेशल दोनों इंपॉर्टेंट है। जनरल से 1 सवाल आना है और स्पेशल से 2 सवाल आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल टॉक्सिकोलॉजी को। तो टॉक्सिकोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? टॉक्सिकोलॉजी 2 वर्ड से डिराइव्ड है, पहला है टॉक्सिन और दूसरा है लॉजी या लोगोस। तो टॉक्सिन का मतलब है पॉइजन और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होगा? सिंपली क्या होगा? द स्टडी ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। लेकिन अब जो सिस्टमैटिक डेफिनेशन है, जो प्रोफेशनल डेफिनेशन है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है कि टॉक्सिकोलॉजी ब्रांच है मेडिकल साइंस का जो किन किन चीजों को डील करता है, जो पॉइजन्स को डील करता होता है। लेकिन पॉइजन्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को? तो पहली प्रॉपर्टी है कि पॉइजन का सोर्स क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइजन का सोर्स, नंबर 1 सोर्स। पॉइजन का कैरेक्टर क्या है, ठीक है, कैरेक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसके बाद तीसरी जो चीज देखी जाती है वो ये है कि वो पॉइजन हमारी बॉडी के ऊपर क्या सिम्पटम प्रोड्यूस करता है, क्या साइन सिम्पटम प्रोड्यूस करता है, उसकी लीथल डोज क्या होती है, कितना ड्यूरेशन होता है इसका फैटल डोज का, फैटल पीरियड कितना होता है। अगर किसी को पॉइजन हो चुका है, किसी को पॉइजन का एक्सपोजर हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को पॉइजन का पॉइजनिंग सस्पेक्टेड है तो वो कौन से मेथड्स होते हैं जो उसको डिटरमिन करते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। और उसके टॉक्सी फाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा जो तमाम कानून जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग से डील करते हैं, इनकी सेल से, इनकी प्रिस्क्रिप्शन से, इन चीज़ों को टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कवर करना है। तो 10 चीज़ें बताई है मैंने, दोबारा बताता हूँ। सोर्स, कैरेक्टर एंड प्रॉपर्टीज, नंबर 3 सिम्पटम्स, नंबर 4 लीथल डोज, नंबर 5 फैटल पीरियड, नंबर 6 ट्रीटमेंट्स, नंबर 7 मेथड्स ऑफ डिटेक्शन, ठीक है, नंबर 8 क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, पहला क्वालिटेटिव था, दूसरा क्वांटिटेटिव है, नंबर 9 अटॉप्सी फाइंडिंग क्या होती है, नंबर 10 वो तमाम लॉज जो इनकी मैन्युफैक्चरर से, सेल्स और प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होते हैं। तो इन 10 चीज़ों को स्टडी करना ये काम है टॉक्सिकोलॉजी का, ठीक हो गया। अब टॉक्सिकोलॉजी क्या है? सिंपल द स्टडी ऑफ पॉइजन है। तो हमें पॉइजन का पहले पता होना चाहिए, लेकिन पहले हम टॉक्सिकोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को देख लेते हैं। टॉक्सिकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस नजर आ रही होगी आपको, जैसे फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल है। सिर्फ हमने कीवर्ड को देखना है। फोरेंसिक के अंदर आपने मेडिको लीगल एस्पेक्ट को देखना है कि जो टॉक्सिक, जो किसी भी टॉक्सिन्स होते हैं या पॉइजन्स होते हैं, उनका टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, उसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो वो हमने फोरेंसिक के अंदर कवर करना है। इसके बाद क्लिनिकल, क्लिनिकल के अंदर आपने क्या पढ़ना है? क्लिनिकल के अंदर आपने स्पेसिफिक डिजीज पढ़ने हैं, ठीक है। जो टॉक्सिन्स होता है ना, कोई पॉइजन होता है तो वो स्पेसिफिक डिजीज करवाता है, ठीक हो गया। जैसे नारकोटिक्स है, एक्साइटमेंट वगैरह, स्टूपियोर, कोमा वगैरह करवा देते हैं। जो साइन सिम्पटम प्रोड्यूस होते हैं उनको भी इसी में स्टडी किया जाता है, ठीक हो गया। और इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है ये भी क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कवर किया जाता है। इसके बाद ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल उसके लिए कीवर्ड है वर्क प्लेस, ठीक हो गया। वर्क प्लेस, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक वर्किंग प्लेस के ऊपर जो वर्कर्स होते हैं उनको टॉक्सिन्स का सामना करना पड़ता है। तो तमाम फिजिकल और केमिकल सब्सटेंस जो किसी वर्किंग प्लेस के ऊपर होते हैं उनका टॉक्सिक इफेक्ट वर्कर्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी। इन्वायरमेंटल के अंदर आपने पढ़ना है इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक हो गया। इकोसिस्टम के अंदर इन्वायरमेंट और ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है कि वो तमाम केमिकल्स, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट और लिविंग बीइंग्स या ह्यूमंस के दरमियान इंटरैक्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक सिंपल आप कह दो कि इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होती है, फिर आगे वो फ्रेश वाटर में जाती है, वहाँ पे टॉक्सिक होती है, ठीक हो गया। तो इन्वायरमेंटल क्या होता है? इकोसिस्टम के बारे में होता है, ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में। इसके बाद है वेटरनरी, वेटरनरी एनिमल से है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी पॉइजन के टॉक्सिक इफेक्ट को स्टडी करें एनिमल्स के ऊपर तो उसको बोले कि वेटरनरी टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद है इनहेलेशन टॉक्सिकोलॉजी के बाद वक्त ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पॉइजन्स भी होते हैं
जो टॉक्सिक बहुत होते हैं लेकिन वो इनहेल्ड होते हैं, ठीक है। तो जो टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं, उनकी गैसेज होती हैं, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को स्पेसिफिकली लंग्स के ऊपर कवर करना, तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद है पायरोटॉक्सिकोलॉजी। पायरोटॉक्सिकोलॉजी का मतलब है जो हीट होता है, हीट का जो टॉक्सिक इफेक्ट है, क्योंकि हीट भी एक पॉइजन के तौर पे आ सकता होता है, ठीक है। इसके बाद है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल के अंदर आपने बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स को पढ़ना है कि जो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ना टॉक्सिन्स का, जिस तरह आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम आते हैं स्पेशल के अंदर, स्पेशल के अंदर अगर हम इस जगह पे आते हैं, मोड ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अ हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, 250 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबली बाइंड करती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसकी वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाता है। इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी इनहिबिट कर देती है। किस तरह से करती है? ये साइटोक्रोम A3 ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स इनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर रिस्पायरेशन ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड टिश्यू के अंदर होती है वो मायोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाती है और मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन रिलीज नहीं करने देती। अब ये सारे क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो इनको हमने पढ़ना है बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। इसके बाद है जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंदर आपने पढ़ना क्या होता है? इसके अंदर आपने क्या पढ़ना होता है? इसमें आपने टॉक्सिक, म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक हो गया। जिस तरह आपको पता है कि कैडमियम होता है, प्रोस्टेट का कैंसर भी करवा सकता होता है, तो जो जेनेटिक होता है इसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशंस का पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ पॉइजन्स होते हैं वो कैंसर वगैरह करवा सकते होते हैं, तो उन सबको आपने जेनेटिक के अंदर पढ़ना है। इसके बाद है टॉक्सिनोलॉजी। टॉक्सिनोलॉजी का क्या मतलब होता है? टॉक्सिन, तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स के टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक, उनको आपने टॉक्सिनोलॉजी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। यानी टॉक्सिनोलॉजी क्या है? वो साइंस है जो टॉक्सिन्स को डील करती है, स्पेसिफिकली वो टॉक्सिन जो प्लांट से, एनिमल से, बैक्टीरिया से, फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं और वो ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको टॉक्सिनोलॉजी के अंदर कवर करना है। इसके बाद है बिहेवियर, कि अगर कोई टॉक्सिन्स है, कोई पॉइजन्स है, उनका हमारी बॉडी के बिहेवियर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज़। अगर हम इस पे आते हैं, जो तमाम CNS के साइन सिम्टम होते हैं वो बिहेवियर के अंदर ही आ जाते होते हैं। अगर आप यहाँ पे आओ, ये टॉक्सिना डिजिटालिस पुरपुरा, ठीक है, फॉक्स ग्लोव भी बोलते हैं उसका, फॉक्स ग्लोव, तो उसका CNS के ऊपर हेडेक होता है, फटीग होता है, कन्फ्यूजन, ये बिहेवियर है, डिप्रेशन, डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, डिलीरियम, तो ये तमाम जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं उसको आपने बिहेवियर टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कवर करना है। इसके बाद है फाइटोटॉक्सिकोलॉजी। फाइटो नाम निकला है प्लांट से, तो इसमें आपने क्या पढ़ना है? ऐसे पॉइजन्स जो प्लांट से डिराइव्ड होते हैं। प्लांट से कौन कौन से टॉक्सिन्स डिराइव्ड होते हैं हमने यहाँ पर पढ़ना है। एक मिनट हम निकाल लेते हैं इसको एस्फिक्सियन से पहले। तो यहाँ पर आ गया होगा, यहाँ पर अजीब अजीब प्लांट के नाम लिखे हुए, रिसिनस कॉम्यूनस है, क्रोटन टिग्लियम है, आर्बरस प्रीकैटरस है, ठीक है, और इसके साथ कैप्सिकम एनम है, एक्लेविसेप्स पुरपुरा है, सीमेकार्पस एनाकार्डियम है, कोलोट्रोपिस जाइजेंटी है, ठीक है। ये तो सारे प्लांट्स के डिराइव टॉक्सिन्स होते हैं। इसके बाद एक्वेटिक है। एक्वेटिक के अंदर आपने क्या पढ़ना है? जो हमारे टॉक्सिक एजेंट्स होती है, आप किसके अंदर होगी? एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर होगी, CA के अंदर है, वाटर के अंदर, ठीक हो गया। तो उन सब की स्टडी को कहते हैं एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद है एनालिटिकल के अंदर आपने वो तमाम मेथड्स और वो तमाम टेस्ट पढ़ने हैं जो किसी भी टॉक्सिन्स की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं कि टॉक्सिन की नेचर क्या आती है और उसकी क्वांटिटेटिव डोज क्या आती है, तो उसको आपने एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर कवर करना है। अब हमारा मेन जो फोकस होता है वो फोरेंसिक वाला होता है, जिसको मेडिको लीगल टॉक्सिकोलॉजी भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ना है? जो टॉक्सिन्स होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर, उसका मेडिकल एस्पेक्ट और उसका लीगल एस्पेक्ट। मेडिकल एस्पेक्ट में क्या होगा, उसने क्या क्या चोट पहुंचाई है, और लीगल एस्पेक्ट का क्या मतलब होगा कि ये एक्सीडेंटल है, सुसाइडल है, या आप कह सकते हो होमिसाइडल है, ठीक है। तो ये लीगल एस्पेक्ट हो गए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? इसके अंदर उस ड्रग की या पॉइजन की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी क्वांटिफिकेशन होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी पढ़ना है कि जो इसका आगे क्या रिजल्ट आ सकता होता है इसका हमारी बॉडी के ऊपर। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड की पॉइजनिंग होती है, इसमें हमारी स्किन की ब्लैकनिंग हो जाती है, ठीक है। नाइट्रिक HNO3 के केस के अंदर येलो उसकी क्रोयन हो जाती है। तो ये तो हमने पढ़ना है यहाँ पर स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। तो यहाँ तक तो हमने जनरल टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांचेस को देख लिया। इसके बाद चलती है पॉइजन्स की तरफ। अब पॉइजन्स होते क्या है? पॉइजन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप किसी भी रूट से ले, चाहे वो ओरल रूट है, चाहे वो इनहेलेशन रूट है, ठीक है, चाहे वो एंटेरिक है, चाहे पारेंटिनल है, वो किसी ना किसी हार्मफुल इफेक्ट को प्रोड्यूस करे। हार्मफुल इफेक्ट के अंदर 3D आ जाएगी, डिजीज, डिफॉर्मिटी एंड डेथ भी हो सकती है। डिजीज, डिफॉर्मिटी और डेथ भी आ सकती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पॉइजन्स बोलते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर पॉइजन्स में और मेडिसिन में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है।
पॉइजन्स और मेडिसिन में फ़र्क है। अब किस तरह से फ़र्क है कि अगर क्वांटिटी और इंटेंशन का फ़र्क होता है, क्वांटिटी और इंटेंशन का फ़र्क होता है, ठीक हो गया। अगर आपका इंटेंशन हो किसी की लाइफ सेव करने का तो उस सब्सटेंस को बोलोगे मेडिसिन, लेकिन अगर आपका इंटेंशन हो किसी को नुकसान पहुंचाने का तो उसको बोलोगे पॉइजन। तो ये लॉ के अंदर इंटेंशन को डिफाइन करते हैं और मेडिकल के अंदर क्वांटिटी मैटर करती है कि अगर ड्रग है वो ज़्यादा डोज में दे दी तो वो पॉइजन बन जाएगी, और अगर पॉइजन को थोड़ी डोज में दिया तो वो मेडिसिन बन जाएगी। तो ये मेडिकल है, और इंटेंशन वाला ये लीगल इसमें आ जाता है, ठीक है, लीगल डेफिनेशन या लीगल कॉन्ट्रास्ट ऑफ पॉइजन एंड मेडिसिन में आ जाता है। कहते हैं कि जो पॉइजन्स होते हैं ये एक्सोजीनस और एंडोजीनस दोनों हो सकते हैं। एक्सोजीनस किस तरह से होते हैं कि कोई टॉक्सिन है, कोई बाहर से आया हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बाहर से आती है, आर्सेनिक है बाहर से आता है, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोजीनस पॉइजनिंग। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं जैसे यूरिया होता है, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं यूरीमिया, ठीक है, यूरीमिया, तो उसको बोलते हैं एंडोजीनस पॉइजनिंग। अब वो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आपने पढ़ने हैं, सिर्फ आपने नाम आना चाहिए। 284 सेक्शन है जिसके अंदर आप पनिशमेंट को पढ़ते हो कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पॉइजनस सब्सटेंस की हैंडलिंग है वो केयरलेस की गई है। मिसाल के तौर पर एक बॉटल है, इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उसकी प्रॉपर केयरलेस हैंडलिंग नहीं की, इसकी लेबलिंग नहीं की, तो वो सेक्शन 284 बिलोंग करता है। इसके साथ साथ जो ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, ऑफेंसेस, ठीक है, ऑफेंसेस क्या होता है, क्राइम होते हैं, जुर्म होता है, ठीक हो गया, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स। तो पनिशमेंट के अंदर आपने 284 वाला सेक्शन और जो ऑफेंसेस है उसमें 299 है, इसके बाद 302 आपने इसको याद किस तरह से करना है, 299 के बाद 3 ऐड कर देना, 302 फिर 304 दो ऐड कर देना, नाम 304 306 फिर आपने एक ऐड करना, 307 फिर दो ऐड करने, 309 फिर सीधा आपने 324 पे चले जाना, फिर आपने दो ऐड करने, 324 326 328 और 498, ठीक हो गया। तो ये सारे सेक्शंस होते हैं जो पॉइजन्स को डील करते होते हैं। ओके यहाँ तक तो हमने पॉइजन्स को देख लिया। आपको पॉइजन्स की क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। मैंने आपको कहा था कि कोई एक्सोजीनस भी होते हैं, एंडोजीनस भी होते हैं। एक्सोजीनस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और एंडोजीनस के अंदर यूरीमिया हो सकता है, नाइट्रेट अमोनिया की एक्युमुलेशन हो सकती है, जब वो ख़राब हो सकता है, हमारा कौन ख़राब हो सकता है, लीवर ख़राब हो गया तो यूरिया साइकिल चलेगी नहीं। अब बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, तो उसका निमोनिक है सिन काम, सी से क्रॉसिव है, आई से इरिटेंट होते हैं, एन से न्यूरोटिक्स होते हैं, सी से कार्डिक पॉइजनस होते हैं, ए से एस्फिक्सियंट होते हैं और एम से मिसलेनियस होती है। मैंने इसका पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना। हम थोड़ा बहुत यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। जो क्रॉसिस होती है वंस अगेन ये तीन कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और मेटालिक साल्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर मिनरल एसिड H2SO4 HNO3 HCl आ जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर ऑक्सैलिक एसिड एसिटिक एसिड है। वेजिटेबल एसिड के अंदर HCN आ जाता है, ठीक है, वेजिटेबल के अंदर। जबकि स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट। जबकि मेटालिक साल्ट के अंदर जिंक क्लोराइड और आयरन क्लोराइड आ जाते हैं या फेरस क्लोराइड। इरिटेंट के अंदर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक भी मेटल हो सकती है, नॉन मेटल हो सकते हैं। नॉन मेटल के अंदर हैलोजेंस और फास्फोरस आ जाता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और फास्फोरस। जबकि मेटालिक के अंदर मेन इंपॉर्टेंट लेड आ सकता है, आर्सेनिक आ सकता है, मर्करी आ सकता है, ठीक है, एंटीमनी या कॉपर है। जबकि ऑर्गेनिक के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर स्नेक्स या स्कॉर्पियंस इंसेक्ट्स होते हैं। जबकि प्लांट के अंदर कैस्टर ऑयल, एब्रस और कैनाबस इंडिका, ग्लाइविसस पूरा आ जाता है। जबकि मैकेनिकल के अंदर कुछ ग्लास आ सकता है, कोई हेयर आ सकता है, कोई नेल्स, ये भी इरिटेंट के तौर पे काम आ सकते हैं। सिस्टमिक पॉइजन्स के ऊपर आ जाते हैं, न्यूरोटिक्स है, कार्डिक पॉइजनस है और एस्फिक्सेंस है। सिन क्या मतलब मिमोनिक याद रखना है, क्रॉसिव्स, इरिटेंट्स, न्यूरोटिक्स, कार्डिक पॉइजनस, एस्फिक्सिएंट, मिसलेनियस। न्यूरोटिक्स के अंदर मजीद तीन आ जाते हैं, सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल। न्यूरोटिक्स में जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल भी आगे तीन कैटेगरी के होते हैं, सोमनीफेरस है, इनेब्रियंट है और डेलीरियंट है। सोमनीफेरस के अंदर ओपियम और मॉर्फिन आ जाता है, दोनों ओपियाइड्स है, ठीक है। जबकि इरिटेंट के अंदर इनेब्रियंट के अंदर अल्कोहल, हिप्नोटिक्स आ जाती है। डेलीरियम के अंदर धतूरा, कोकेन वगैरह आ सकती है। स्पाइनल के अंदर एक ही आता है, स्ट्राइचिलिन, इसको आपने याद रखना है। पेरिफेरल के अंदर बॉचुलिनम, ट्यूबैकुलरिन आ जाती है। सिस्टमिक के अंदर कार्डिक के अंदर डिजिटलिस, एकोनाइड और निकोटीन आ जाती है। इसको याद करने का तरीका डैन, ठीक है। और एस्फिक्सेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वार और सेवर गैसेस। अब इसके अंदर जो मिसलेनियस है, सारी की सारी ड्रग्स इस्तेमाल होती है। ड्रग्स को अगर आप ज़्यादा डोज में ले लो तो ये पॉइजन बन जाती है, जैसे एनाल्जेसिक्स है, एंटीहिस्टामिन है, ट्रैंक्विलाइजर्स है, एंटी डिप्रेसेंट है, हेलोसिनोजन है और स्टिमुलेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। तो हमने एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा।
यहाँ तक तो हमने देख लिया ये कौन सी क्लासिफिकेशन थी, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। एक होती है मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन भी होती है। मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने टॉक्सिन को किस तरह से डिवाइड करना होता है। मेडिको लीगल के अंदर आपने देखना है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, ह्यूमन के ऊपर एक्शन क्या है और एनिमल के ऊपर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी है ये एक्यूट भी हो सकता है, ठीक है, सब एक्यूट साइंस सेक्टर में देखने को मिल सकता है, क्रॉनिक भी देखने को मिल सकता है, इससे भी ज़्यादा सीवियर फुलमिनेंट भी। ह्यूमन के अंदर सुसाइडल, होमिसाइडल, स्टूपिफाइंग, ठीक है, स्टूपिफाइंग, ठीक है, स्टूपिफाइंग एजेंट भी आ सकती है, यानी जो ह्यूमन पॉइजनिंग है, कुछ सुसाइडल भी होती है, कुछ होमिसाइडल भी होते हैं, कुछ स्टूपिफाइंग भी होते हैं, कुछ एक्सीडेंटल भी होते हैं, कुछ अबॉर्टिफेशिएंट भी होते हैं। एनिमल्स के अंदर एक्सीडेंटल भी हो सकती है या इसको आप इंटेंशनल भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक्सीडेंटल और दूसरा इंटेंशनल आता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कीथ सिम्पसन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैंने जहाँ पे टिक लगाए हुए चैप्टर में वहाँ पर वो सवाल बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो पहले कीथ सिम्पसन क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा सा ईजी है। पहले आप अपना सिन कैम वाला निमोनिक याद रखिएगा। सिन कैम तो उसमें क्रॉसिव्स आता है, इरिटेंट आता है, और वहाँ पे सिन कैम में एन से न्यूरोटिक्स था। अब यहाँ पे न्यूरोटिक्स की जगह उसने यहाँ पे हिप्नोटिक्स लिख दिया है, ठीक है, हिप्नोटिक्स लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद सिन कैम में जो अगला आता था कार्डिक पॉइजन, तो कार्डिक पॉइजन के अंदर उसने यहाँ पर स्टिमुलेंट, सपोज यहाँ पे स्टिमुलेंट लिख दिया, ठीक है। एक्सफिक्सिएंट के अंदर उसने यहाँ पर गैसेस लिख दिया, ठीक है, एक्सफिक्सिएंट में गैसेस, और मिसलिनियस के अंदर एनाल्जेसिक्स, सिडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट, अबॉर्टिफेशिएंट, ठीक हो गया, ये सारे उसने ऐड कर दिया। ओके, तो ये कीथ सिम्पसन क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में सवाल आया था। दोबारा बता दिया तो क्रॉसिव सिन कैम वाला निमोनिक, क्रॉसिव और इरिटेंट तो हो जाते हैं, एन के अंदर न्यूरोटिक्स आ जाएगा, ठीक है। कैम है तो कार्डिक पॉइजनिंग है तो स्टिमुलेंट अब ऐड कर देना, ए से एक्सफिक्सेंट है तो इंडस्ट्रियल गैसेज आ जाके, मिसलिनियस के अंदर पेन किलर, एस्पिरिन वगैरह, सिडेटिव ट्रैंक्विलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट और अबॉर्टिफेशिएंट आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट सवाल है फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी मरतबा आया सवाल में इतने सारे टिक लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, यानी इसमें से ये पूरा सवाल नहीं आता बल्कि कोई ना कोई एक पार्ट पूछ लेता है। अब इसके अंदर बताया गया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पॉइजन की एक्शन को या पॉइजन के इफेक्ट को मॉडिफाई करते होते हैं, ठीक है। जो अगला सवाल है ये भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द पॉइजनिंग, ठीक हो गया। तो आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो सिर्फ हम फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन यहाँ तक कवर कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। हालांकि हमने कहा था कि स्पेशल नहीं बल्कि जनरल टॉक्सिकोलॉजी को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी की वजह से या वीडियो लंबी होने की वजह से हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे, फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी पॉइजन या किसी भी टॉक्सिन के एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। तो पहला फैक्टर है फॉर्म ऑफ पॉइजन, ठीक है, फॉर्म ऑफ पॉइजन, ठीक है, ओके। इसके बाद है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि आपने इसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया, ठीक है। इसके बाद कंडीशन ऑफ द बॉडी है और डोज और क्वांटिटी है। हालांकि सबसे पहला जो फैक्टर था डोज और क्वांटिटी था। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद फॉर्म ऑफ पॉइजन आना चाहिए था। फिर आता है कंडीशन ऑफ द स्टोमक है, यानी कंडीशन ऑफ द बॉडी और कंडीशन ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की कंडीशन क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डोज और क्वांटिटी से, ठीक हो गया। डोज और क्वांटिटी से, जो डोज और क्वांटिटी है इसकी मजीद 4 हेडिंग्स में डिवाइड होता है। जनरली कहते क्या है कि जैसे ही किसी भी सब्सटेंस की डोज ज़्यादा होगी, मेडिसिन की डोज ज़्यादा होगी, उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ठीक हो गया, वो ज़्यादा सीवियर साइन सिम्टम करवाएगा, ठीक है। जो थोड़ी डोज होती है वो रिलेटिवली लेटल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब डोज के भी आगे मजीद 4 फिनोमिना आ जाते हैं। पहला है डोज इफेक्ट, दूसरा इडियोसिंक्रेसी, एलर्जी, हैबिट, 4 नहीं बल्कि 6 आ जाती है, साइनर्जिज्म और कोम्युलेटिव इफेक्ट आता है। पहला इफेक्ट है डोज इफेक्ट। कहते हैं कि जो अगर कोई भी डोज देते हैं मेडिसिन के ड्रग्स की तो वो सीवियर वॉमिटिंग को इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से उस डोज की या इस मेडिसिन की स्टोमक के अंदर क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक हो गया, ओके। तो डोज इफेक्ट के अंदर आपने क्या पढ़ना है कि जो तमाम डोजेज होती है सीवियर वॉमिटिंग करवाती है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं, कोई मेडिसिन या कोई ड्रग H2SO4 है, वो हमारे जो GIT की लाइनिंग को अल्सरेट कर देती है, इरिटेट कर देती है, जिसकी वजह से शॉक हो जाता है। या आर्सेनिक है वो भी GIT की लाइनिंग को इरिटेट कर देगा, ठीक है, और वो डायरिया करवा देगा। तो जनरली डोज इफेक्ट में क्या आएगा, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है या शॉक हो सकता है, ठीक हो गया। दूसरा इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी का मतलब ये है कि 2 इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल में एक ड्रग दी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, दूसरे के अंदर दिया है उसके अंदर रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अनयूजुअल एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है किसी ड्रग की तरफ, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक टैबलेट देते हैं एस्पिरिन की तो वो किसी इंडिविजुअल के अंदर सिवियर रिएक्शन करवा सकती होती है। तीसरा है एलर्जी। अब एलर्जी, किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, किसी को सेफ्लोस्पोरिन से एलर्जी होती है। जो एलर्जी क्या होती है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके बाद है हैबिट, कि बाज़ वक़्त कोई बंदा होता है
कि वो थोड़ी थोड़ी डोज ज़्यादा अरसे तक लेता रहता है तो उसका रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। जिस तरह आप कह सकते हो कि अस्थमा के अंदर बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं शॉर्ट एक्टिंग, तो उनकी अगेंस्ट टॉलरेंस आ जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस या टैकीफाइलैक्सिस। अब है साइनर्जिज्म। बाद वक्त ऐसा होता है कि दो टॉक्सिन को मिलाने से उनका जो एक्शन होता है वो ज़्यादा आ जाता है इनकी एडिटिव इफेक्ट से। तो जैसे अगर अल्कोहल और बारबिचुरेट की कम्बिनेशन हो तो ये ज़्यादा CNS को डिप्रेस करते हैं। इसके साथ है कोमुलेटिव इफेक्ट के बाद वक्त ऐसा होता है कि कोई पॉइजन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे नेल्स के अंदर हो सकती है, हेयर के अंदर हो सकते हैं, हमारे फैटी टिश्यू के अंदर, गम्स के अंदर। एग्जाम्पल आर्सेनिक एसिड है, लेड है, मरकरी है, इनकी डेपोजिशन हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं कोमुलेटिव इफेक्ट। तो डोज और क्वांटिटी के अंदर आपने क्या 6 चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ क्या थी? डोज इफेक्ट थी, दूसरा इडियोसिनक्रेसी था, तीसरा एलर्जी है, चौथा हैबिट है, नंबर 5 साइनर्जिज्म है, नंबर 6 कोमुलेटिव इफेक्ट होते हैं। तो ये डोज और क्वांटिटी क्या है। अब यहाँ पे फैटल डोज वगैरह का लिखा हुआ है, ठीक है, और टॉक्सिटी रेट भी लिखा हुआ है, टॉक्सिटी रेट भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जैसे जैसे फैटल डोज बढ़ रही है तो टॉक्सिटी रेट क्या हो रहा है? रिलेटिवली कम हो रहा है, ठीक है, टॉक्सिटी रेट कम हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई भी टॉक्सिन ऐसा है, ठीक है, जिसकी डोज थोड़ी सी है, थोड़ी सी डोज चाहिए तो वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है कि जैसे अगर KM वैल्यू कम होती है तो एंजाइम के लिए एफिनिटी बढ़ जाती है। तो जिसकी फैटल डोज कम है इसका मतलब वो थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर भी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगा, ठीक है। जैसे 5 मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम, तो ये 6 इसका हाइयर है, फिर 5 to 50 है, ये 5 आ जाता है, फिर 50 से लेकर 500 है, तो ये बढ़ रहा है असल में, ठीक है। और 500 से 5000 कह रहे हो आप मिलीग्राम, फिर 5 to 15 है, ठीक है, आपने तकरीबन ये 10-10 का वो दे रही है। इसके बाद 15 से ज़्यादा हो तो वो रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको डोज बढ़ानी पड़ती है टॉक्सिटी रेट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक हो गया। जिसकी कम फैटल डोज होगी वो थोड़ी सी डोज के ऊपर ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। तो ये आपने थोड़ा बहुत टेबल यहाँ से देख लेना है। तो पहला हमने डोज और क्वांटिटी को कवर कर लिया है। इसके बाद नंबर 2 फैक्टर है फॉर्म ऑफ पॉइजन, कि आपने पॉइजन को किस फॉर्म में एडमिनिस्टर किया है। पहला फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, ठीक है। फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि जो गैसेज होते हैं, गैसेज पहले सॉलिड्स, फिर लिक्विड्स और फिर गैसेस, ठीक है। कहते हैं कि जो गैसेस होते हैं, वेपर्स होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से काम करती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, सेवन गैसेज है, वार गैसेज है। जो फ्लूइड्स होते हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं कहते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन इंटेस्टिनल सिक्रेशन के अंदर एल्किलाइन होते हैं और इनका जो रैपिड एक्शन रिलेटिवली कम होता है, यानी जो इनका एक्शन है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है और का स्लो होता है। इसके बाद केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट में आपने क्या क्या पढ़ना है? केमिकल स्टेट के अंदर लीड्स टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, के बाद वक्त ऐसा होता है कि दो पॉइजन को मिलाओ या दो सब्सटेंस को मिलाओ तो वो इनर्ट बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर सिल्वर नाइट्रेट को HCl के साथ मिलाओ तो ये क्या बन जाएगी? इनर्ट बन जाएगी। या एसिड को बेस के साथ मिला दो तो साल्ट बन जाएगा जो न्यूट्रल होता है। स्ट्राइचनिन को टैनिक एसिड के साथ मिला दो तो ये इनर्ट बन जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर दो सब्सटेंस को मिलाओ तो वो पॉइजन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, ये PB क्या होता है? लेड कार्बोनेट और कॉपर आर्सेनेट, इन दोनों को मिलाओ तो ये बहुत सीवियर टॉक्सिक बन जाएगा। कि बाद वक्त ऐसा होता है कि मेटल्स पॉइजनस नहीं होते लेकिन इनके साल्ट टॉक्सिक होते हैं, जिस तरह कॉपर और आर्सेनिक के। ओके जो मैं यहाँ पे डोज वाले पॉइंट्स बता रहा था वो यहाँ पे टेबल में लिखे हुए हैं। डोज इफेक्ट के वॉमिटिंग, इरिटेशन, डायरिया हो सकता है। इडियोसिनक्रेसी के अंदर अनयूजुअल रिएक्शन हो जाता है जैसे एस्पिरिन का। एलर्जी हो सकती है। हैबिट हो सकता है कि अगर ज़्यादा लेते हैं क्वांटिटी के अंदर, थोड़ी क्वांटिटी के अंदर हम ज़्यादा अरसे तक लेते हैं तो टॉलरेंस या टैकीफिलैक्सिस आ जाती है। या दो टॉक्सिन को मिलाते हैं तो ज़्यादा सीवियर इफेक्ट आ जाता है, अल्कोहल, हीरोइन वगैरह। कोमुलेटिव इफेक्ट आ सकता है कि जो पॉइजन है हमारे नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर, फैटी टिश्यू के अंदर एकोमुलेट होना शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली मेटालिक इरिटेंट होती है। एंटागोनिज्म देखने को मिल सकता है कि दो पॉइजन आपस में दूसरे के इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देते हैं। जबकि मैकेनिकल स्टेट के अंदर होता है क्या कि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि अगर हम किसी पॉइजन को किसी नट केमिकल के साथ मिक्स करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे क्रोयन को या क्रॉसिव एजेंट को वाटर के साथ करते हैं तो ये डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। और इनका डाइल्यूट होने के बाद ये क्रॉसिव से इरिटेंट बन जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, क्रॉसिव से इरिटेंट या इरिटेंट से क्रॉसिव बन जाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि आपने किस तरह से एडमिनिस्टर किया है। अगर गैशियस फॉर्म में, इनहेल्ड फॉर्म में दिया, इंट्रावीनस फॉर्म में दिया तो वो तेज़ी से जाके एक्शन करेगा। लेकिन कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जिस तरह स्नेक का विनम है, अगर उसको अप्लाई करते हैं टॉपिकली तो वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर अप्लाई करे तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन होता है।
इसी तरह कोकीन है, कोकीन को अगर आप अप्लाई करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इंट्रावीनस, तो वो एनेस्थेटिक बन जाता है, लेकिन अगर ओरली ले तो ये कन्वर्जन करेगा। तो ये डिपेंड करता है पॉइजन क्या नुकसान पहुंचाएगा या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, अगर किस तरह से आपने इसको एडमिनिस्टर किया है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है रैपिडिटी ऑफ एक्शन का, सबसे ज़्यादा होता है गैशियस और वेपरस फॉर्म का, इसके बाद इंट्रावीनस, इसके बाद इंट्रामस्कुलर, ठीक है, इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल इंजेक्शन है। इसके बाद क्या हो सकता है एप्लीकेशन टू द वुंड, फिर इससे कम एप्लीकेशन टू सीरियस सर्फेस, उससे कम इंजेक्शन, इससे कम इंट्रोडक्शन टू नेचुरल ओरिफिस, और सबसे कम होता है एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन, जैसे निकोटीन का पैच अप्लाई करती है तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रैपिडिटी सबसे ज़्यादा गैशियस और वेपरस फॉर्म का होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक रफ एस्टिमेट लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्टिव डोज ओरल रूट से लेता है तो उसका अगर 1 यूनिट होगा, तो जो रेक्टल डोज आपको लेनी चाहिए गिवन एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो इससे 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए, और जो हाइपोडर्मिक डोज है वो इसका 1/4 होना चाहिए, ठीक हो गया। तो एक रफ एस्टिमेट बताया हुआ है ओरल रूट से कंपेयर करते हुए। इसके बाद है कंडीशन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की कंडीशन क्या होती है। पहला एज, कहती है कि अगर कोई बच्चा है या कोई बड़ा है सबसे बड़ा, तो उन दोनों के अंदर टॉक्सिन्स का नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। ओल्ड एज के अंदर हेल्थ रिलेटिवली पुअर होती है, इफेक्ट ज़्यादा सीवियर देखने को मिलती है। चिल्ड्रन के अंदर मेटाबॉलिक रेट काफ़ी पुअर होता है, जिसकी वजह से उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते। स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है कि जो हेल्थी पर्सन है वो पॉइजन्स को या टॉक्सिन को टॉलरेट कर लेगा, जिस तरह जो ओपीएम है ब्रोंकियल एस्थमा पे पेशेंट के अंदर, ठीक है, ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिन है, या पैरासीटामोल है, किसी का लीवर पहले से डैमेज हो गया तो वो उसके अंदर और नुकसान पहुंचा देगा, लीवर को डैमेज कर देगा। इसके बाद है स्लीप और इंटॉक्सिकेशन, इन दोनों कंडीशन के अंदर हमारे बॉडी का बीएमआर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, चाहे अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन हो चाहे स्लीप हो। तो इस केस के अंदर भी जो एक्शन होता है पॉइजन का काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो जाएगा। इसके बाद है कंडीशन ऑफ द स्टोमक, अगर स्टोमक फुल है तो इसकी एम्पटिंग कम से कम होगी, ठीक है, स्टोर ज़्यादा करेगा, तो जो एक्शन होता है पॉइजन का वो स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन इसका अगर कंटेंट फैटी नेचर किया तो उसकी एब्जॉर्प्शन मजीद स्लो हो जाएगी, क्योंकि फैट की आगे जो एब्जॉर्प्शन होती है वो मिनिमाइज यानी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। इसका वजह ये है कि कोलिसिस्टोकाइनिन वगैरह हार्मोन काम करता है जो स्टोमक की एम्पटाइम को कम कर देता है। इसके बाद यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी लिखी है फास्फोरस की, कि फास्फोरस इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इसके बाद है रूट ऑफ एलिमिनेशन, रूट ऑफ एलिमिनेशन जो एब्जॉर्ब पॉइजन होते हैं वो किडनी, बाइल, मिल्क, सलाइवा, म्यूकस और सीरस सिक्रेशन से पास हो जाते हैं, और जो अनअब्जॉर्ब पॉइजन होते हैं वो या तो फीसिस में या ओरल रूट से वॉमिटिंग के जरिए पास करते होते हैं। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ द बॉडी, ठीक हो गया, कंडीशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया कि फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में बहुत मरतबा सवाल आया है, तो आपने इसको मिस नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से करना है। तो ये हो गया पार्ट 1 जनरल टॉक्सिकोलॉजी का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।